Hi Vangshan family, welcome back. Let's start new short fan fiction. Strangers मतलब अजनबी। स्ट्रेंजर वर्ड का मीनिंग ही होता है अजनबी, अनजान इंसान जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते। जब हम घर के दहलीज से बाहर कदम रखते हैं तो हजार लोगों को देखते हैं। हर किसी को तो हम जानते नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी का एक अनचाहा पार्ट बन ही जाते हैं। हम जानबूझकर उन्हें अपनी लाइफ में लाते नहीं हैं और वो भी कभी भी जानबूझकर हमारी जिंदगी में घुसते नहीं हैं। पर कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं जहां ये स्ट्रेंजर्स भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन जाते हैं। कुछ स्ट्रेंजर्स हमें भले ही 2 पल की ही क्यों ना हो पर खुशी दे जाते हैं, होठों पे मुस्कान दे जाते हैं और हमें कभी भी ना भूलने वाली कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज दे के जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेंजर्स हमें खूबसूरत मेमोरीज ही दे। कुछ कुछ स्ट्रेंजर्स हमें बहुत ज़्यादा डरा भी देते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस छोड़ के जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। भले ही हम उन चीज़ों से सबक सीखते हैं पर वो हमारी ज़िंदगी का एक वर्स्ट पार्ट भी बन जाते हैं। स्ट्रेंजर्स जो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अहम हिस्सा या अहम रोल प्ले नहीं करते, कभी कभी वो भी हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी सफ़र में साथ देने वाले स्ट्रेंजर्स हमेशा के लिए हम सफ़र भी बन जाते हैं, है ना। 3 पर्सन्स अपने कार के पास ग्रुप करके खड़े थे। वो एक एयरपोर्ट की पार्किंग थी। उसमें से एक पर्सन ने कार के डोर को ओपन करके रखा था और वो वहाँ बहुत स्टाइल से अपने एक हाथ को कार के ऊपर वाले हिस्से में रख के खड़ा था। वही बचे 2 पर्सन उसके सामने खड़े थे। वो तीनों फ्रेंड्स लग रहे थे और एक दूसरे से ऐसे ही फ्रेंडली टॉक कर रहे थे। तीनों भी आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उसमें से एक पर्सन ने पर्पल कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वही दूसरे पर्सन ने नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। वही तीसरा पर्सन जो उस गाड़ी के डोर से लगा हुआ था, उसने ब्लैक टी शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी जो कि जॉगिंग पैंट थी। उन तीनों की हंसी ठिठोली चल ही रही थी, तभी अचानक एक चौथा पर्सन जिससे वो तीनों भी बिल्कुल अनजान थे, वो भागते हुए आता है और सीधा गाड़ी से लगकर जो पर्सन खड़ा था उसके सामने आ जाता है। वो तीनों दोस्त भी इससे थोड़ा शॉक हो चुके थे और हैरानी से सामने खड़े पर्सन की तरफ देख रहे थे। सामने वाले पर्सन ने ब्लैक कलर की कार्गो पैंट, ऊपर लूज हुडी जो कि ब्लैक ही था, पहन के रखा हुआ था। ऊपर से उसका फेस मास्क से कवर था। वो भागते हुए आकर उन तीनों के बिल्कुल बीच में खड़ा हो चुका था। उसका चेहरे को देखकर ही ये समझा जा सकता था कि ये इंसान बहुत हड़बड़ी में है। वो पर्सन आकर सीधा जो पर्सन ड्राइविंग साइड में खड़ा हुआ था उसके पास जाता है और अपनी वरीड वॉइस में कहता है, चलो जल्दी चलो। ये सुनकर सामने वाले 3 पर्सन टोटली शॉक हो चुके थे और वो बहुत वियर्डली उस स्ट्रेंजर की तरफ देख रहे थे। वो स्ट्रेंजर जब देखता है कि सामने वाला पर्सन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अपने पैंट की पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और सामने वाले पर्सन की देते हुए कहता है, हड़बड़ी में ही, मतलब उसके हाथ को पकड़ता है और उस पर रखते हुए कहता है, चलो तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा, चलो जल्दी। इतना बोलकर वो पर्सन खुद से ही उस पर्सन को, मतलब सामने वाले इंसान को कार के ड्राइविंग सीट पर हड़बड़ा के लगभग फेंक देता है और वो तुरंत पीछे मुड़ता है और उसके सामने जो पर्सन खड़े थे उन्हें भी वो साइड को करता है। कार के पीछे का डोर ओपन करके सीधा कार में बैठ जाता है। अभी भी वो 3 पर्सन टोटली शॉक हो चुके थे जब वो स्ट्रेंजर देखता है कि सामने जिस पर्सन को उसने ड्राइविंग सीट पे ढकेला था वो अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा।
इन सेंस वो कार को मतलब कार को स्टार्ट नहीं कर रहा। तब वो उस पर्सन की तरफ कार के फ्रंट मिरर से ही देखते हुए कहता है, मैंने कहा जल्दी चलो। वो पर्सन भी मतलब जो ड्राइविंग साइड पे बैठा हुआ था वो भी कार के फ्रंट मिरर में ही देख सकता था। वो पीछे वाले पर्सन को बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। पीछे वाला स्ट्रेंजर समझ चुका था कि ये पर्सन उसे क्या समझ रहा है। ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन इस स्ट्रेंजर को चोर समझ रहा था जो चोरी करके भागा हो, क्योंकि चोर को ही इतनी जल्दबाजी होती है यार भागने के लिए। ये समझते ही वो स्ट्रेंजर अपने चेहरे पे से उस मास्क को हटाता है और जैसे ही सामने वाला पर्सन इस ब्यूटीफुल फेस को देखता है वो टोटली मेस्मराइज हो चुका था। ब्यूटीफुल आईज, शार्प नोज, पिंक लिप्स और लिप्स के नीचे एक ब्यूटीफुल मोल। सच में ये हेवनली ब्यूटी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक ओमेगा था। उस ओमेगा ने अपने फेस को दिखाते हुए कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे एक जगह पर अर्जेंटली जाना है, सो प्लीज़ जल्दी से अपनी टैक्सी को स्टार्ट करो और मुझे उस जगह पर पहुंचा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो पर्सन जो सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो अभी भी उस ओमेगा की तरफ उसी कार के फ्रंट मिरर से देख रहा था, पर जैसे ही वो उस ओमेगा के मुंह से इस कार के लिए टैक्सी सुनता है वो टोटली शॉक हो चुका था और अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि इतनी लग्जरीज रोल्स रॉयल्स इसे एक टैक्सी नजर आ रही है। मतलब ये बहुत बुरी वाली इज्जत निकाली थी उस ओमेगा ने इस कार की। वो सामने वाला पर्सन जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था अपने दिमाग में अभी ये सोच ही रहा था, तभी उसे फिर से उस पीछे वाले बैठे ओमेगा की आवाज़ आती है, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या, जल्दी चलो ड्राइवर, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये सुनना था कि उस अल्फा का ईगो हर्ट हो चुका था। यार कम ऑन, वो किस एंगल से ड्राइवर नजर आता है, वो भी टैक्सी ड्राइवर। पहले तो इस ओमेगा ने उसके कार की बेइज्जती की, अब ये ओमेगा उसके लुक्स का भी मजाक उड़ा रहा है। मतलब सीरियसली ड्राइवर, इतना हैंडसम ड्राइवर कहीं होता है क्या यार। पर खैर इतने ब्यूटीफुल ओमेगा के लिए तो ये हैंडसम ड्राइवर ही सही है। इतना सोचकर वो अल्फा मुस्कुरा रहा था। वही वो ओमेगा उस अल्फा के हर पल बदलते हुए रिएक्शंस को नोट कर रहा था और उसे अब इस अल्फा पे गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में से एक वॉच निकालता है और उसे उस अल्फा ड्राइवर के ऊपर लगभग फेंकते हुए कहता है, ये वॉच कम से कम नहीं कुछ तो 2 करोड़ की होगी। अगर यकीन ना हो तो यहाँ से निकलने के बाद किसी भी स्टोर पर इसे सेल कर देना। अब प्लीज चलो यहाँ से। वो अल्फा जो अभी अपने सोच के समंदर में डूबा हुआ था वो बाहर आता है और एक बात तो अपने दिमाग में प्रोसेस कर लेता है कि इस ओमेगा के साथ कुछ तो हुआ है जो वो इतना डरा हुआ है। वो तुरंत बिना सोचे समझे अपने कार को स्टार्ट करता है और एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलने लगता है। वही बाहर खड़े उसके दोनों दोस्त ये तमाशा देख रहे थे और वो भी उस अल्फा के फेस पर देख रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं उस ओमेगा का फेस देख चुके थे और उस ओमेगा को देखकर वो भी टोटली मेस्मराइज हो चुके थे। उन दोनों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। बाद में वो खुद उस ओमेगा के फेस में खो गए तो उन्हें इन सब चीज़ों को रोकने का या अंदर प्रोसेस करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। तब तक वो अल्फा वो कार लेकर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल चुका था और अब वो अल्फा और ओमेगा दोनों भी हाईवे पर थे। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा था और बार बार पलट के पीछे देख रहा था। करीबन 1 घंटे तक वो अल्फा ऐसे ही ड्राइव करता है। उन दोनों में बिल्कुल शांति थी। वो ओमेगा जो पीछे बैठा हुआ था वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान लग रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो उन लोगों से बचता फिर रहा हो। इस 1 घंटे के दौरान वो अल्फा उस ओमेगा से कम 100 बार पूछ चुका था कि उसे जाना किधर है, उसे जाना किस साइड को है। पर वो ओमेगा इतना परेशान था कि वो उस अल्फा को बस ये कह रहा था कि ड्राइव फास्ट करो, जल्दी चलो और जहाँ चलना है वहाँ चलो, बस यहाँ से निकलो।
वो अल्फा समझ चुका था कि इस ओमेगा का मंजिल का पता तो है, पर फिर भी अभी ये बताना ही नहीं चाहता। इसीलिए वो अल्फा भी बस बिना सोचे समझे ड्राइव कर रहा था और अब लगभग वो शहर से बाहर आने के लिए थे। उस अल्फा ने बहुत फास्ट ड्राइव किया था, इसीलिए वो बहुत जल्द शहर से लगभग बाहर थे। जब वो ओमेगा देखता है कि अब वो शहर को पीछे छोड़ चुका है और उसके पीछे भी कोई नहीं है, तब वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और अब वो खुद की सिचुएशन देखता है। अब तक वो ओमेगा बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो अपने आसपास की कोई भी चीज़ नोटिस नहीं कर रहा था। पर जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो तुरंत उस अल्फा की तरफ देखता है जो अभी भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी शांति से ड्राइव कर रहा था। वही टाइम टू टाइम वो पीछे मुड़कर उस ओमेगा को भी देख रहा था। वो ओमेगा उस अल्फा से अपनी रिलैक्सिंग ट्यून में कहता है, क्या मुझे पानी मिलेगा? वो अल्फा बिना कुछ कहे अपनी कार में से पानी की बोतल लेता है और उस ओमेगा की तरफ मतलब पीछे की तरफ बढ़ा देता है। वो ओमेगा उस बोतल को लेता है और पानी पीता है। जब वो ओमेगा पानी पीकर पूरा रिलैक्स हो जाता है और थोड़ा शांत होता है, तब वो उस अल्फा की तरफ देखता है जो अभी भी ड्राइव कर रहा था। वो उस कार को बाद में अंदर से ही पूरी तरफ देखता है और उस ड्राइवर से कहता है, क्या बात है, वैसे तुम काफ़ी रिच टैक्सी ड्राइवर लगते हो, तुम्हारे पास तो रोल्स रॉयल्स है। ये सुनना था कि वो अल्फा बहुत जोर से ब्रेक मारता है, जिससे वो ओमेगा लगभग आगे के लिए आने के लिए तैयार था, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसने सीट बेल्ट तक नहीं लगाई थी। वो ओमेगा उस अल्फा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता बेवकूफ, अभी मुझे लग जाती। ये सुनना था कि वो अल्फा पीछे की तरफ उस ओमेगा को घूर घूर के देख रहा था। गाड़ी रुक चुकी थी और अभी वो हाईवे पर थे। आसपास कुछ ही नहीं था सिवाय पेड़ पौधों के, मतलब वो जंगल के बीच में से ड्राइव कर रहे थे। जब वो ओमेगा देखता है कि उस रोल्स रॉयल्स का ड्राइवर उसकी तरफ इतना गुस्से से देख रहा है, वो नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, वो तुमने अचानक ब्रेक लगाई ना, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे लग जाती। तुम्हें ठीक से ड्राइव करना चाहिए क्योंकि ये तो तुम्हारा प्रोफेशन है ना। वो अल्फा अभी भी उस ओमेगा को घूर घूर के देख रहा था, जिससे वो ओमेगा हद से ज़्यादा नर्वस हो चुका था। वो उस अल्फा की तरफ फिर से अपने पपी फेस से देखता है और कहता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा था कि अचानक ब्रेक लगने से मुझे ज़्यादा लग जाती। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो अल्फा जो अभी भी उस ओमेगा को घूर रहा था, वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, किस एंगल से तुम्हें मैं ड्राइवर लगता हूँ? क्या मेरा फेस तुम्हें ड्राइवर जैसे नजर आता है? ये सुनना था कि वो ओमेगा जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट वो पागलों की तरह हंस रहा था, जिससे वो अल्फा जो अभी गुस्से में था, उसका फेस बिल्कुल कंफ्यूजन से भर चुका था। वो उस ओमेगा को पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था। एक तरफ उस अल्फा को इस ओमेगा का ये हंसना गुस्सा दिला रहा था, वही उस ओमेगा का हंसता हुआ फेस देखकर वो अल्फा भी कहीं ना कहीं पिघल चुका था। जब उस ओमेगा का हंसना खत्म होता है, तब वो उस अल्फा की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस कार के ओनर हो? क्या मजाक है। इतना बोलकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये बात सुनकर तो उस अल्फा की ईगो पर लग चुकी थी। वो ओमेगा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, माना तुम हैंडसम हो, पर तुम ड्राइवर हो। गाड़ी की चाबी होने से कौन उस गाड़ी का ओनर बन जाता है? हो सकता है ये गाड़ी तुम्हारे मालिक की हो, और सोचो अगर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया तो वो तुम पर कितना नाराज होंगे। इतना बोलकर वो ओमेगा सच में पागलों की तरह हंस रहा था। वही वो अल्फा जो अब हद से ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो चुका था, वो तुरंत अपने ड्राइविंग साइड का डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। वही वो ओमेगा भी अब शांत हो चुका था, क्योंकि वो उस ड्राइवर की तरफ ही देख रहा था।
कि वो क्या कर रहा है। अचानक वो ड्राइवर उस ओमेगा की साइड पर आ जाता है और साइड का डोर ओपन करते हुए उस ओमेगा का हाथ पकड़ते हुए लगभग उसे बाहर की तरफ खींचता है और कार से बाहर निकालकर उसे बीच सड़क पर खड़ा कर देता है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, फर्स्ट थिंग मुझे ड्राइवर ड्राइवर करना बंद कर दो, मेरा एक नाम है, मेरा नाम वांगजी है। तब सामने वाला ओमेगा जो अब तक इस अल्फा का थोड़ा गुस्से वाला रूप देखकर डर चुका था, वो अपने आप से उस अल्फा का हाथ पीछे करता है और अपने सेकंड हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम वी वूशियान है। अपना इंट्रो देते वक्त वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिससे कहीं ना कहीं हमारे वांगजी का दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट कर चुका था और उसका गुस्सा जैसे वैनिश हो चुका था। वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम वांगजी है, मैंने तो तुम्हें बता ही दिया। तब विंग और वांगजी जस्ट शेक करते हैं अपने हाथों को और वांगजी जिसने विंग के हाथ को बहुत प्यार से पकड़ के रखा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, ये बात जब विंग नोटिस करता है तब अपनी स्माइली फेस के साथ कहता है, वैसे तुम इसे छोड़ सकते हो, इस पे ग्लू नहीं लगा हुआ। ये सुनना था कि वांगजी को तुरंत अपनी हरकतों का रियलाइजेशन होता है और वो विंग का हाथ हड़बड़ाकर छोड़ देता है और नर्वसली अपने हेड पर मसाज करते हुए कहता है, वो मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि विंग तुम्हारा नाम बहुत ब्यूटीफुल है। तब विंग उसकी तरफ थोड़ा कंफ्यूजिंग फेस बनाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अपना नाम वी वूशियान बताया, ना कि विंग, तो तुम मुझे इतनी फ्रेंडली तरीके से क्यों और कैसे बुला रहे हो। ये सुनना था कि वो अल्फा मतलब वांगजी विंग के बैक की तरफ इशारा करता है जिस पर नेम का टैग लगा हुआ था विंग का। विंग वांगजी की तरफ देखता है और स्माइल के साथ कहता है, इंटेलिजेंट। वांगजी अपने हेड को नोट करता है और कहता है, थैंक यू। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अपने दिमाग में कुछ सोचता है। बाद में वो वांगजी से कहता है, वो मुझे बीजिंग जाना है। ये सुनना था कि वांगजी इतनी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या। वांगजी की ये आवाज़ सुनकर विंग अपने कानों पर हाथ रख देता है और वांगजी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है और उसी ट्यून में कहता है, तुम पागल हो क्या, मेरे कानों के पर्दे फाड़ोगे। वांगजी विंग की तरफ एक वियर्ड स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो ना। विंग अपने हेड पर रफल करते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली मुझे बीजिंग ही जाना है। अब ये सुनना था कि वांगजी वैसे ही वियर्डली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो और बीजिंग जाने के लिए यहाँ से कितना वक्त लगेगा। विंग अपनी कंफ्यूज नज़रों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ ये तो मैं नहीं जानता और बीजिंग यहाँ से शायद 5-6 घंटे का सफ़र होगा या शायद 10-12 घंटे का, पर इतना लंबा कैसे हो सकता है यार। ये सुनना था कि वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपना पेट पकड़ चुका था और विंग को बहुत वियर्डली देख भी रहा था, साथ में वो क्लैपिंग करते हुए जोर जोर से हंस रहा था। विंग वांगजी को ऐसे देख रहा था, वो बहुत कंफ्यूज था क्योंकि वांगजी का हंसना विंग को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो बहुत वियर्ड था यार। वांगजी का हंसना बंद ही नहीं हो रहा था तब विंग उसकी तरफ थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए देखता है और कहता है, एक पत्थर मिलेगा। जैसे ही वांगजी विंग की ये वियर्ड बात सुनता है वो तुरंत अपना हंसना स्टॉप करता है और विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देखता है और वैसे ही अपनी हंसी को मतलब थोड़ा मेंटेन करते हुए कहता है, पत्थर, क्यों पत्थर चाहिए तुम्हें। विंग भी उतने ही वियर्डली मुस्कुराते हुए कहता है, ही क्या है ना, तुम्हारे ये दांत मुझे पसंद नहीं आ रहे, तोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनना था कि वांगजी तुरंत अपने जो दांत दिखा रहा था उन्हें अपने होठों से छिपा लेता है और अपने होठों पर भी अपने दोनों हाथ रख देता है और जस्ट ना में अपना हेड शेक करने लगता है। विंग को वांगजी की ये हालत ये हरकत बहुत क्यूट लगी थी, पर फिर भी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करता और उतने ही
कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मुझे अपने दांतों को फाड़ने का रीज़न बताओगे? वांग जी जो अभी भी अपनी स्माइल को दबा रहा था, वो अपने हाथों को अपने मुंह पे से हटाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस पागल खाने से भागे हो, पर तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता दूं, बीजिंग यहाँ से ना 5-6 घंटे दूर है, ना 12-15 घंटे दूर है। इनफैक्ट बीजिंग यहाँ से कम 96 आवर्स मतलब 96 घंटे मतलब लगभग 4 दिन, चाइनीज में कहा जाए तो सुटियन और हिंदी में कहा जाए तो 4 दिन 4 डेज दूर है। मतलब ऑल ओवर बीजिंग जाने के लिए हमें 4 डेज ट्रैवल करना होगा, वो भी कार में। ये सुनना था कि विंग के एक्सप्रेशंस वांग जी से भी ज्यादा खतरनाक थे और उसका रिएक्शन तो जंगल के आधी चिड़ियाओं को उड़ा चुका था। विंग लगभग मतलब चीखते हुए ही कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी दूर कैसे पहुंचा? विंग की आंखों में क्वेश्चन था और वो अपने क्वेश्चनिंग आईज से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को विंग का ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वियर्ड और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक बात बताओ, क्या तुम इस शहर के सबसे बड़े पागलखाने से भागे हो? ये सुनना था कि विंग की शक्ल की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। वांग जी विंग को गुस्से में देखता है, तब अपनी नॉर्मल वॉइस में ही कहता है, तुम ऐसी वियर्ड बातें करोगे तो सॉरी, बट मैं यही समझने वाला हूँ। तुम खुद को भी जानते हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो खुद तुम्हें नहीं जानता। और अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? मैं थोड़ी ना तुम्हें यहाँ डाल के लाया हूँ। विंग अपनी आईज रोल करता है और वांग जी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। विंग के चेहरे पर टेंशन साफ तौर पर नजर आ रही थी और विंग अपने ही दिल में कुछ सोच रहा था। विंग बहुत डीप ख्यालों में खोया हुआ है, ये बात वांग जी समझ चुका था। इनफैक्ट वांग जी विंग की इन सब बातों से ये भी समझ चुका था कि विंग के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। एक तो विंग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान और हड़बड़ी में था, ऊपर से अब वो बीजिंग जाने की बात ऐसे कर रहा है जैसे वो सच में जानता ही ना हो कि वो कहाँ है, और रियलिटी भी यही थी। एटलीस्ट विंग के बिहेवियर से वांग जी इतना तो 100% समझ चुका है कि विंग जानता ही नहीं है कि वो कहाँ है। पर अगर विंग ये जानता ही नहीं कि वो कहाँ है तो वो यहाँ पहुँचा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। खैर, विंग और वांग जी अभी दोनों भी अपने अपने डीप थॉट में खोए हुए थे। तभी वांग जी अपने सोच के समंदर से बाहर आते हुए विंग की तरफ देखता है। वांग जी को अचानक एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनाई दी थी। ऑब्वियसली वो हाईवे पर थे तो कार के हॉर्न की वॉइस वहाँ नॉर्मल थी और उसी एक कार के हॉर्न की वॉइस से वांग जी अपने होश में आया था। पर वो विंग की तरफ देख रहा था जो अभी भी बहुत कंफ्यूज और स्ट्रेस नजर आ रहा था। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा सोच में भी था, इतना डीप ख्यालों में था कि उसे उस हॉर्न की वॉइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। खैर, वो दोनों भी रोड के साइड को खड़े थे, इसलिए बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। वही विंग अभी भी अपने डीप ख्यालों में था। करीबन 15 मिनट तक भी विंग जब कोई भी मूवमेंट नहीं करता तब वांग जी विंग के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए वरीडली कहता है, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही विंग किसी का हाथ अपने शोल्डर पर महसूस करता है वो तुरंत हड़बड़ा जाता है और पीछे की तरफ देखता है जहाँ वांग जी बहुत वरीडली उसी की तरफ देख रहा था। विंग जो अभी थोड़ा स्ट्रेस था वो एक डीप ब्रेथ लेता है, खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, पर फिर तुम्हें सिर्फ मुझे कैसे भी करके बीजिंग तक पहुंचाना होगा, वो भी कार से। ये सुनना था कि वांग जी सेकेंड टाइम बहुत जोर से चीखा था, क्या तुम पागल हो गए हो? तब विंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज़ तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना दूंगा।
वांग जी विंग के फेस पर वो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ऐसे न जाने कितने लुक एक साथ देख पा रहा था। वो एक बात तो समझ चुका था कि विंग किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो विंग की तरफ देखता है, अपनी आइज को टाइटली बंद करता है, एक बार डीप ब्रेथ लेता है और कुछ सोचता है, और करीबन 2 मिनट बाद वो विंग के बातों का आंसर करते हुए कहता है, ठीक है। ये सुनना था कि विंग हद से ज़्यादा खुश हो चुका था। वो तुरंत ही बिना सोचे समझे वांग जी को हक कर लेता है। अभी विंग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि उसे किसी का बस सपोर्ट चाहिए था, और वांग जी ने जब भले ही पैसे के लिए पर उसकी हेल्प करने की बात कही तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, और उसने अपने एक्साइटमेंट में वांग जी को हक कर लिया था। वांग जी भी कहीं ना कहीं विंग की यह हालत समझ सकता था, इसीलिए उसने भी विंग को हक बैक किया। विंग अभी थोड़ा कंफर्ट चाहता था, और पता नहीं क्यों पर इस अल्फा के फेरोमोन्स उसे वो कंफर्ट प्रोवाइड करवा रहे थे। इसीलिए विंग थोड़ी देर तक वांग जी के नेक के पास ही अपने नोज को रफ कर रहा था। मतलब वांग जी ने टी शर्ट पहनी हुई थी, कुछ गलत मत समझो, पर फिर भी उसे वो कंफर्टिंग फेरोमोन्स अच्छे लग रहे थे, इसीलिए वो और ज़्यादा वांग जी को स्निफ कर रहा था और उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर रहा था। वांग जी भी समझ चुका था, इसीलिए वो भी अपने फेरोमोन्स थोड़े ज़्यादा नहीं पर थोड़ी मात्रा में रिलीज करना स्टार्ट करता है, और वो विंग को करीबन 5 मिनट तक वैसे ही कंफर्ट करता है। वांग जी वैसे ही विंग को हक कर रहा था, तब वो अपने दिल में सोचता है, पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर एक बात तो समझ चुका हूँ कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, और अब जब तुम वांग जी के हाथ लग चुके हो तब वांग जी तुम्हें हर मुसीबत से निकालेगा ज़रूर। इतना बोलकर वांग जी भी अपनी आइज़ को क्लोज करता है, और वो भी विंग की उस ब्यूटीफुल फेरोमोन्स को इनहेल करने लगता है। जब कुछ देर बाद विंग टोटली रिलैक्स हो जाता है, तब वो रियलाइज करता है कि वो क्या कर रहा था। वो तुरंत ही वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी भी अभी अपनी आइज़ को क्लोज करके विंग के ही उन ब्यूटीफुल फेरोमोन्स को सूंघ रहा था। जब वो अचानक विंग से दूर होता है, तब वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहता है, मेरा एडवांटेज उतारने की कोशिश मत करो। वांग जी ये सुनते ही विंग की तरफ देखता है और एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, कौन किसका एडवांटेज उठा रहा था? फुदक के तुम मेरे गले लगे थे, ना कि मैं तुम्हारे पास आया था। इतना बोलकर वांग जी पलट जाता है और वो कार की ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगता है। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो वांग जी को जाते हुए वैसे ही देख रहा था, तभी कहता है, हे यू एंग्री बर्ड, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? एक ओमेगा के साथ कैसे बात करते हैं? ये सुनना था कि वांग जी फिर से अपनी ही जगह खड़ा हो जाता है। वो पलट के विंग की तरफ देखता है और कहता है, हे लिटिल बनी, चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना यही छोड़ के तुम्हें चला जाऊंगा। और बीजिंग तो क्या, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस जंगल में शेर है। ऊपर से तुम्हारी फ्रेग्रेंस इतनी ब्यूटीफुल है कि वो उन शेरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और मेरे हाथ लग गए, मतलब इस एंग्री बर्ड के हाथ लग गए, तो ये तुम्हें उड़ाते हुए बीजिंग छोड़ देगा, पर शेरों के हाथ लग गए ना तो वो तुम्हें फाड़ डालेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर वो फिर से कार की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी कार की ड्राइविंग साइड का डोर ओपन करके उसमें बैठने ही वाला था, तभी वो रुककर एक नज़र विंग की तरफ देखता है, जो अभी भी वहाँ खड़ा था और एंग्रीली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी आइज़ को रोल करता है। वो विंग की तरफ देखता है और जस्ट अपनी आइज़ से इशारा करते हुए उसे कार में बैठने के लिए कहता है। विंग, जिसके पास अभी कोई रास्ता नहीं था, इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानता था कि वो है कहाँ, बिना सोचे समझे वांग जी के साथ उसकी कार में बैठने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे भी अभी वांग जी के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो कार की तरफ बढ़ता है और कार के बैक साइड का डोर ओपन करने ही वाला था, तभी फिर से उसे वांग जी की स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस सुनाई देती है। तुम्हारा नौकर या तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। चुपचाप बैठना है तो आगे बैठो, वरना बाहर ही रहो।
ये सुनना था कि विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, हे यू ड्राइवर, तुम्हें पे कर रहा हूं मैं, तो मेरे सामने ज़्यादा फुदको मत। ये सुनना था कि वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, पे कर रहे हो तो मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, या मुझे खरीदा नहीं है तुमने, बैठना है तो आगे बैठो वरना बाहर ही रहो। इतना बोलकर वांग जी बिना विंग का रिएक्शन देके सीधा कार में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसकी मजबूरी थी इस घमंडी अल्फा को झेलना, वो पीछे का डोर फिर से बंद करता है और आगे का मतलब कार के फ्रंट डोर को ओपन करके वांग जी के साइड को बैठ जाता है। विंग का ये रिएक्शन देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी इतना समझ चुका था कि विंग जितना स्वीट और सिंपल दिखता है उतना ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा है। मतलब विंग कोई वीक पर्सन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी वांग जी कहीं ना कहीं विंग की शख्सियत को और सिचुएशन को मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर विंग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो वो ऐसा ही कर क्या रहा है और उसे ये कैसे पता नहीं कि वो बीजिंग से इतना दूर है। खैर, वांग जी को ये सवाल जितना परेशान कर रहे थे उतना ही वो ये भी जानता था कि विंग से अभी इन सवालों के जवाब पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसने भले ही विंग को ज़्यादा अभी तक जाना नहीं था, पर वो इतना तो समझ चुका था कि विंग हर सिचुएशन से डील अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि आसान नहीं होता एक स्ट्रेंजर की कार में यूं ही बैठ जाना, वो भी एक ओमेगा होने के बावजूद भी एक अल्फा को अपने उंगलियों पे नचाना। वांग जी खुद एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड पर्सनालिटी कैरी करता था। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था जिसके सामने अच्छे अच्छे अल्फाज वीक पड़ जाते थे। फिर भी ये तो एक ओमेगा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग ओमेगा है कि वो वांग जी को भी बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर रहा है। इसीलिए वांग जी को विंग को देखकर एक तरफ जहाँ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स की वजह से वो विंग की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था। वांग जी ये सब सोच रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था। वही विंग जब देखता है कि कार में बैठकर उसे बहुत देर हो चुकी है और वांग जी अभी भी कार स्टार्ट नहीं कर रहा, वो वांग जी की तरफ देखता है जो अभी उसे ही घूर रहा था। वो अपनी आईज रोल करता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, आई नो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और एक आई कैचिंग पीस हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आई मुझे कैच करने के पीछे ही पड़ जाए। मुझे घूरना बंद करो, तुम्हारे इस घूरने से मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है। ऊपर से तुम्हारे चेहरे पर ये एक्सप्रेशंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। ये सुनना था कि वांग जी अपने होश में आ चुका था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी वैसे ही विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम और आई कैचिंग, हे, ये तुमसे किसने कह दिया? इनफैक्ट तुम बेवकूफ़ लगते हो, क्या तुम जानते हो? ये सुनना था कि विंग गुस्सा हो चुका था और वो वांग जी पर बरसने ही वाला था। तभी वांग जी उसे अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, बीजिंग चलना है ना तो चुप बैठो, नो मोर रिएक्शन, वरना यही उतार दूंगा। इतना बोलकर वो कार स्टार्ट करता है और विंग जब ये सुनता है वो गुस्से से बस अपने हाथ को ऊपर करता है वांग जी को मारने के लिए, पर वो मार तो सकता नहीं था। इसीलिए एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है, अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाता है, अपने हाथ को नीचे करता है और चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। सो इनफ फॉर टुडे। ये एक शॉर्ट एफएफ है जो किसी की रिक्वेस्ट पर है। वैसे तो कहते वक्त उन्होंने मुझे वन शॉट कहा था, पर मैंने पहले भी कहा है कि मुझसे वन शॉट बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होते। ये शॉर्ट एफएफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट, मैक्सिमम 4 पार्ट बनेंगे। वैसे मैंने इस बार कुछ नया ट्राई किया है, कुछ मज़ेदार, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे ही एफएफ बहुत ज़्यादा सीरियस पेनफुल होते हैं, इसीलिए इस बार मैंने थोड़ा फनी ट्राई किया है। तो मुझे अपने कमेंट्स थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये शॉर्ट एफएफ का फर्स्ट पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं। Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.